नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर से, जिस खबर पर लगातार मार्केट में चर्चा जोरों पर है, और वो खबर है चना वायदा पर रोक की। आपको अलग अलग ये रोक इस बार जरूरी है और इसके पीछे का आखिर मकसद हो क्या सकता है। तो अभी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं सुनील बलदेवा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के और दलहन मामलों के जानकार हैं। लगातार इस मुद्दे पर पॉलिसी को लेकर सरकार से संपर्क में भी रहते हैं। सुनील जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही कि क्या इस वक्त चना वायदा पर रोक जरूरी है? मृत्युंजय जी, ये बात पक्की है कि सरकार ने दालों को तेजी का ध्यान में रखते हुए इसको किया है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या दालों में तेजी है, क्या चने में तेजी है? चना एमएसपी से करीबन 400-500 रुपया नीचा बिक रहा है मंडियों में, और बाकी दालों का भी देखें तो केवल मसूर को छोड़ के अभी कोई भी दाल एमएसपी के ऊपर नहीं बिक रही है। मुझे जहां तक सरकार का कंसर्न लग रहा है, वो सरकार ने मसूर पे ड्यूटी घटाई, 30% से 10% करी, लेकिन फिर भी दाल मसूर के दाम नहीं घट पाए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट तेज था। तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है, और चूंकि तेलों पे बहुत ज़्यादा तेजी है और हम उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम दाल पे कार्रवाई करके अपना महंगाई का जो इंडेक्स है वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक गलत नीति साबित होगी। क्योंकि यदि चने व्यापारी ने 5100-5200 में चने खरीदे और आज वो 4400-4500 में बेचेंगे, तो फाइनेंशियल इतने कमजोर हो चुके होंगे कि अगले सीजन में वो व्यापारी और किसानों का माल लेने के लिए सक्षम ही नहीं होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात रहेगी कि यदि अब आगे बुआई का टाइम आ रहा है, वहाँ पे चना यदि सस्ता रहेगा तो किसान भी विमुख होएगा बिजाई के लिए। इसको देखते हुए कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जो आज तेलों की देख रहे हैं कि हम तेलों में ऐसा महसूस कर रहे हैं कोई भी स्टेप लेने के लिए, वैसा ही ऐसा ना हो कि 2 साल बाद हम 2016 जैसी पोजीशन आ जाए, हम कोई स्टेप ही ना ले पाए और दालों में जो ऐसी तेजी आए कि हम न तो इसकी सप्लाई मेंटेन कर सकें और न ही उसको भाव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में उठाया हुआ एक कदम है, जिसके लिए अभी जरूरत नहीं थी। क्योंकि यदि एमएसपी से कोई चीज ऊपर चल रही है तो सरकार इसका इंपोर्ट की तरफ ध्यान दे सकती है, नहीं तो सरकार जो है चने में अभी इस फैसले की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि इससे एक बात और है कि विश्वास कम हो जाएगा यदि दोबारा सरकार इसको चालू करती है एनसीडीएक्स को, क्योंकि सरकार जो एनसीडीएक्स जो परमिशन दी गई वो ये सोच के दी गई कि ये भावों का डिस्कवरी करेगा। तो मुझे लगता है कि अब इस पे विश्वास बढ़ जाएगा, और यदि खोलने के बाद पहले ही ट्रेड कम हो रहा था, अब और ज्यादा ट्रेड इसमें कम हो जाएगा। जी अच्छा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, क्योंकि वजह नहीं बताई गई है कि क्यों ये रोक लगी है वायदा पर। तो हो सकता है कुछ ऐसा इनपुट मिला हो कि चने में कुछ आगे कोई बड़ी गड़बड़ी तो नहीं होने वाली है, कहीं बड़ा शॉर्टेज तो आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट किया जाएगा, या कहीं आगे दाम बढ़ाने की साजिश तो नहीं हो रही है। क्योंकि इस तरह के वाकये हुए हैं 2015 में, आपको याद होगा कि जब किस तरह से शिपमेंट को डिले किया गया था और फिर एक्सचेंज के ऊपर दाम बढ़ाए गए थे। तो इस तरह के हालात पैदा हुए थे, 200 रुपए किलो तक दाम चले गए थे तुअर के, आपको याद होगा 2015 में। तो क्या ये आशंका ठीक है क्या, या आपको लगता है कि ये आशंका अभी बेबुनियाद है, क्योंकि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, उत्पादन ठीक ठाक है? देखिए, सप्लाई चने की कम थी, लेकिन इस साल डिमांड भी कम है। जहां तक इस फैसले की बात करूंगा, करीबन 9-10 हजार टन की एक्सपायरी जो अगस्त मंथ में थी,
61,000 टन की डिलीवरी सितंबर मंथ में थी, 22,000 टन की डिलीवरी अक्टूबर मंथ में थी। यदि ये सरकार कदम नहीं उठाती तो हर महीने एक्सपायरी के चलते भाव प्रेशर में रहते। लेकिन इस कदम के चलते हम मजबूर, तो जो भी आदमी, जो भी ट्रेडर ने माल रख रखा है वो मजबूर हो जाएगा कि उसको सितंबर में ही सारा माल जो है बेच के उसको स्क्वायर अप करके उसको बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि वो अक्टूबर में शिफ्ट नहीं हो सकता है इधर। तो मुझे ये लगता है कि जो 1,17,000 टन की बुआई सितंबर की है और 1,19,000 टन की डिलीवरी है, ये सारा का सारा माल अगले 20 दिनों में मार्केट में आ जाएगा। उसके बाद जरूर सप्लाई जो है टाइट हो जाएगी, नहीं तो ये सप्लाई कंटिन्यू बनी रहती और अक्टूबर नवंबर तक सप्लाई बनी रहती और उसके बाद में मौसम के हिसाब से तेजी या मंदी आती। लेकिन सरकार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि तो मुझे लगता है कि 15 सितंबर के बाद चने में एक कमी महसूस होगी, सप्लाई टाइट हो जाएगी, क्योंकि आप 3 महीने में आने वाले माल को 1 महीने में ही निकालने का मजबूर कर दिया। तो मुझे लगता है अब चना हो सकता है कि 10-15 सितंबर तक चना 45 हो जाए या 44 हो जाए, लेकिन उसके बाद बाजार एकदम से पीक करेगा, क्योंकि सप्लाई ही नहीं रहेगी और भाव धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक बात और सुनील जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है इस मसले पर, तो कुछ और दाल के जानकार थे, कारोबारी थे, उनका ये कहना है कि एक्सचेंज पर सट्टेबाजी की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया। और उनका ये, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब अब चूंकि वायदा बैन हो गया है तो मार्केट जो है डिमांड सप्लाई पर चलेगा और डिमांड सप्लाई के आधार पर प्राइस तय होंगे। जब वायदा चल रहा था चने का तो वायदा में कुछ लोग कह रहे हैं कि मैनिपुलेट करना आसान है, कि रोज आप सर्किट लगा दो 3-3%, 4-4% का, और फिर उसके आधार पे आप फिजिकल मार्केट को भी मैनिपुलेट करो। इस दलील में आपको दम दिख रहा है या आपको लगता है कि ये गलत है, क्योंकि डिमांड सप्लाई पर तो अल्टीमेटली फ्यूचर मार्केट भी रिएक्ट करता है, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव मार्केट है। देखिए मृत्युंजय जी, ये बात सही है कि कुछ हद तक इसमें मैनिपुलेट होता है, लेकिन ये मैनिपुलेट जब होता है जब डिलीवरी टाइम सही पास में ना हो। अब चूंकि जब कोई मैनिपुलेट कर पा रहा था तब सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब जो कि डिलीवरी का टाइम है, एक्सपायरी माल का टाइम आ गया है, तो कोई मैनिपुलेट ही नहीं कर पाएगा। आज सितंबर में 61,000 टन की डिलीवरी थी, 61,000 टन की डिलीवरी को उठाना, क्योंकि स्टॉक लिमिट है 200 टन, आप उठा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 61,000 टन माल उठाने के लिए आपको 1200 आदमी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मैनिपुलेशन करना कठिन था, तो सरकार को ये कदम नहीं उठाती तो मैनिपुलेट कम होता। अब यदि सरकार ने ये कदम उठा लिया, सारा माल बाहर निकल जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। एनसीडीएक्स नहीं तो रेडी माल को रोक के या फिर इंपोर्टेड माल को रोक के भी मैनिपुलेट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो मैनिपुलेट का जो टाइम था वो मार्च से लेकर, लास्ट क्वेश्चन सुनील जी मेरा आपसे, और कल शाम को जब ये फैसला आया सेबी का, तब से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इतना बड़ा डिसीजन लिया क्यों गया है। और मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कल शाम से कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल आखिर क्या फीडबैक मिला होगा सेबी को, क्या जानकारी मिली होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया होगा। हालांकि अब तक हम लोग कयासों पर ही बात कर रहे हैं, लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि इस वजह से लिया गया होगा, उस वजह से लिया गया होगा। आपको कोई एक वजह दिखती है जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है इस फैसले के पीछे? ऐसा क्या इनपुट सेबी को मिला होगा अचानक कि इतना बड़ा फैसला लिया गया? जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। मतलब अगर कोई नॉर्मल चीजें होती तो इतना बड़ा फैसला नहीं होता, ये हम सब भी जानते हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा फीडबैक मिला होगा, कुछ बड़ी जानकारी मिली होगी। वो इनसाइड स्टोरी सुनील जी आपके हिसाब से क्या हो सकती है इस बैन के पीछे की? देखिए, इसमें जहां तक सेबी का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा या कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसमें कहना मुश्किल होगा। एक बात जरूर थी कि फिजिकल से जो है वो वायदा जो है काफी ऊपर लगातार चल रहा था, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण तो ये देखना पड़ेगा किसकी बाइंग थी और कौन इतना ज्यादा माल का जो है बाइंग या सेलिंग कर रहा था, क्योंकि सरकार तेजी नहीं चाहती, ये सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी थी। तो सरकार हर संभव कदम उठा रही है जिससे दालों के भाव कंट्रोल में रहे, जबकि दालों के भाव तेज नहीं है। क्योंकि मैं आपको रिपीट करूंगा, सरकार को महंगाई का इंडेक्स कम करना है। दूसरी जगह वो इंडेक्स को कम नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट पे निर्भरता है। इसलिए सरकार जो है दालों के भाव को कंट्रोल करना चाह रही है ताकि महंगाई का इंडेक्स नीचे आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील बलदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर खुलकर बात करने के लिए।
देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले को लेकर और क्या जानकारी सामने आती है। लेकिन अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। राजीव जी फटाफट बताएं कि आज शाम के लिए सोने और चांदी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन के रहते हुए थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर सहारा मिल रहा है नीचे से, और पता है कि थोड़ा और एक्सटेंड भी हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर में हमने पीछे एक महीने में एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी थी और बाजार एक बहाना भी ढूंढ रहा था कि रिकवरी किस तरह से आए बाजार में। तो मुझे लगता है ये रैली है और थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं चांदी की बात करूँ तो चांदी जो है करीबन 14,500 65,000 तक भी रिकवर कर सकती है। और सोने में भी मृत्युंजय जी मुझे लगता है कि यहाँ से भी 250-300 पॉइंट की और भी देखने को मिल सकती है। मतलब 47,700-800 तक और पर में रिकवरी दिखा सकता है। तो चांदी में हमारी तरफ से एक एडवाइस रहेगी कि 63,600 के आसपास खरीद में 63,200 का इसमें स्टॉप लॉस रखे और इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से 64,200 का टारगेट रखे। तो संजय जी, आज भी गोल्ड और सिल्वर में मैं एडवाइस करूंगा व्यूअर्स को थोड़ा इंट्राडे पोजीशन रखें और थोड़ा फाइट रखें, क्योंकि 6 बजे भी यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आने हैं जिसमें रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं। तो उससे भी काफी उथल पुथल देख सकते हैं। ठीक बात है, उस पर नजर रखें। राइट सर। क्रूड का मार्केट आपको सचिन जी कैसा लग रहा है? क्रूड में इस वक्त करीब करीब 1% की गिरावट है, 5,000 के नीचे है। क्या किया जाए कच्चे तेल में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, पिछले कुछ दिनों से क्रूड के अंदर एक दायरे में ट्रेड चल रहा है। एक रेंज फिक्स कर रखी है, डाउन साइड में 4800 और हायर साइड में 5200। ये दोनों ही दो लेवल्स बॉटम पर और टॉप पर जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ देखा जाए तो 5000 के नीचे मार्केट स्लिप जरूर हुआ है। ऑल्दो अगर फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है स्लगिश हो सकती है, ऐसे व्यूज निकल कर आ रहे हैं। लेकिन टेक्निकल प्रोस्पेक्ट से अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो हमें लगता है यहाँ से एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से इवन बाय पोजीशन सजेस्ट करेंगे लेने के लिए। और आप कीजिएगा, करंट मार्केट प्राइस से सेल करने के लिए सजेस्ट करेंगे। अपसाइड में जो है स्टॉप लॉस रहेगा 5,050 का, और डाउन साइड में हमें लग रहा है एक बार 4850 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। 4800 का मेजर सपोर्ट जो क्रूड के अंदर बना हुआ है वो अभी टूटता हुआ नहीं लग रहा है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेंद्र का, श्यामगढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए राजेंद्र जी। सर, मैंने 5180 में 4 टन सितंबर के लिए कल। हेलो, चना? हाँ, 4 चने बाई की 5180 में सितंबर के 4 कल, और आज सुबह बंद कर दिया, वायदे से बाहर निकाल दिया। इसमें क्या रास्ता है? ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। हालांकि ये तो बहुत ही चौंकाने वाला फैसला था। 5180 में आपने 4 लॉट चना बाई किया था। बताइए सचिन जी, अब इनके पास क्या उपाय है? हालांकि सौदा काटने की तो इजाजत है, आप बताइए क्या तरीका इनको अपनाना चाहिए सौदा काटने में ताकि इनको नुकसान ना हो। 5180 पर इनकी बाइंग है चने में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। मृत्युंजय जी, जिस तरीके का फैसला निकल के आया है, नो डाउट प्रॉब्लम तो है, पैनिक भी काफी ज्यादा हुआ है इन्वेस्टर्स के बीच में। और जैसे कि ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है सेबी ने नोटिस में कि फ्रेश पोजीशंस बाइंग साइड की नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन एक ही बचता है कि जो ओवरऑल पोजीशंस बनी हुई हैं वो स्क्रैप कर दी जाए। आज लोअर सर्किट लगा है, हो सकता है कि जिस तरीके का पैनिक है एक दो लोअर सर्किट और देखने को मिले। तो जैसे ही वो सर्किट ओपन होता है, मेरी सजेशन यही रहेगी इनको कि एक बार पोजीशन से डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिए टोटली। अच्छा, तो मतलब सही में आप कोई ज़्यादा विकल्प है नहीं। जब ये सर्किट ओपन हो तो अगर आपको निकलने का मौका मिल जाए तो आप निकल जाएं, यही आपके लिए एक रास्ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु का। पूछिए हिमांशु जी। सर, मैंने नेचुरल गैस सुबह खरीदी है सर। हेलो, क्या सवाल है सर आपका? सर, मैंने नेचुरल गैस खरीदी है सुबह सर। किस भाव पर? सर 302 रुपये 20 पैसे में। अच्छा, 302 रुपये 20 पैसे पर आपकी बाइंग है। अभी भाव है 292 रुपये 40 पैसे का। तो बताइए राजीव जी, इनको रुकना चाहिए अभी? दोबारा मार्केट रिकवर होगा या आपको लगता है कि निकल जाएं, ये गिरावट और बढ़ भी सकती है? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में ऐसा लगता है कि गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है। बाजार फिर से
83-84 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो जब तक बाजार 297 के ऊपर नहीं चलता है, हमें लगता है कि बाजार फिर से नीचे आ सकता है। मैं करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, इन्होंने शायद नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया होगा 302 रुपये में। तो नेक्स्ट मंथ के हिसाब से 298 का रेट बनता है मृत्युंजय जी। तो जब तक 298 के ऊपर नहीं चलता है नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे लगता है कि बाजार नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एग्जिट कर ले 297-98 के आसपास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी से आ रहा है, पूछिए। सर मैंने 6400 में अक्टूबर की सोयाबीन ले रखी, तब क्या करूं मैं? और लेऊं के रुकूं, क्या करूं? 6400 में अक्टूबर का सोयाबीन आपने लिया है। सचिन जी बताइए, अभी बाइंग में बने रहना ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में नई क्रॉप भी आएगी और 6400 पर इनकी बाइंग है, बने रहें इस प्राइस पर? हाँ मृत्युंजय जी, सही कहा आपने। अक्टूबर नवंबर के आसपास में नई क्रॉप आएगी तो एक प्रेशर डेफिनेटली प्राइस पे देखने को मिलेगा। बट अगर शॉर्ट टर्म में देखिए कि उससे पहले एक पुल बैक यहाँ पर आता हुआ लग रहा है हमें, तो हमें लगता है एक बार पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करेंगे यहाँ पे, 5700 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। और हायर साइड में इनकेस प्राइसेस जो है 6800 6900 तक भी मिलते हैं, तो वहां से एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली कॉल क्या होगी? सर सिल्वर में बाइंग की सलाह रहेगी अराउंड 63,600 पर, 63,200 का स्टॉप लॉस, 64,200 का टारगेट। सचिन जी, आपकी कॉल? नेचुरल गैस में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस से 299 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, डाउन साइड में 283 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल? मृत्युंजय जी, कॉपर नीचे में 714 तक और फिसल सकता है, हालांकि हमारे टारगेट से भी 1.5-2 रुपए नीचे आ चुका है अभी। तो थोड़ा पुल बैक आने पर अराउंड 720 के आसपास इसमें बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 724 रुपए का और टारगेट रखना चाहिए 714 रुपए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।